बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो आवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है अजीम राना। हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप लोग जहाँ होंगे खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, दिन का आगाज़ मुस्बत सोच के साथ भरपूर अंदाज में हुआ होगा। और हम भी अब वीकेंड का आगाज़ है तो आज आपकी खिदमत में हाजिर है नए मौज़ूआत के साथ, नई गेस्ट लाइनअप के साथ। तो शहरबानो, इससे पहले प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की वीकेंड पे कि अब बकरा ईद चूँकि करीब है और मंडियाँ लग गई हैं तो लोग जा रहे हैं धड़ाधड़ जानवर खरीदने के लिए। आप लोगों ने खरीद लिया? बिल्कुल, अभी तक खरीदा तो नहीं है लेकिन खरीदने की दौड़ में जो है वो शामिल हो चुके हैं। डिसाइड हो चुका है? डिसाइड हो चुका हुआ है कि बकरा लेना है और क्या करना है। अच्छा, तो कितने बकरे लेने हैं तो एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट ऑब्वियसली एक्साइटमेंट होती है और मंडी की अपनी एक्साइटमेंट होती है। हाँ, मंडी में खवातीन, मैं तो कभी नहीं गई, लेकिन मर्द जब घर लेके आते हैं बकरा वगैरह तो बड़ा अच्छा लगता है। देखिए या फिर वो एक वाइब होती है ना जब बकरे की, और जिस तरह के उसके ऊपर जेवरात बनाए जाते हैं, छन छन छन, वो जो उसको डेकोरेट किया जाता है पूरा, बहुत बहुत खूबसूरत उसको डेकोरेट किया जाता है। और उसके बाद जब ज़िबा हो जाता है मिस भी किया जाता है उसको। इसलिए कहा जाता है ना कि उसको बकरे को लेके आए, उसको संभालें ताकि आपको ज़्यादा सवाब होता है उसका कुर्बानी, एक एसोसिएशन डेवलप होती है। हाँ, अच्छा, वैसे ज़्यादातर लोग ये भी करते हैं शहरबानों के चांद रात पे या एक आध दिन पहले ले आते हैं कि कहाँ इतनी देर संभालेंगे, तो एक दिन बाद उसको ज़िबा कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि उसमें उसकी वजह ये भी होती है कि लोगों को क्योंकि आदत नहीं है अब जानवरों को संभालने की, क्योंकि पहले होता था कि हर शख्स के पास कोई ना कोई जानवर होता था। अब चूंकि शहरों में रहने वाले लोग जो हैं, एक क्या तो उनके पास जगह की कमी होती है, ऊपर से फिर खाने के हवाले से उनको नहीं पता होता। तीसरा वो ये डर रहे होते हैं कि पता नहीं गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, जानवर क्या फील कर रहा है। exactly. तो इसी खौफ में वो कोशिश करते हैं कि हम एक आध दिन पहले। आपने सही बात की, इस बार तो मौसम भी बड़ा शदीद है तो शायद ये वाला कंसर्न भी रहेगा लोगों के लिए जानवर खरीदते वक्त, और ये होना भी चाहिए क्योंकि मौसम बहुत गर्म है। तो ये कोशिश करें कि जब भी आप अपना जानवर लेके आएँ, वो आप जो भी आपने डिसाइड किया है हफ्ता पहले या फिर एक आध दिन पहले ईद से, तो वो आप उसके मुताबिक जब भी लेकर आए तो उसके खास ख्याल रखें, उसको हाइड्रेट रखें। मंडी में जाएंगे अभी इंशाल्लाह, डेफिनेटली जी। तो फिर वहाँ पर जाकर मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ, शॉपिंग भी करेंगे। जी जी, मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ। बार्गेनिंग में मजा आता है, बहुत मजा आता है व्यापारियों के साथ। ये शहरबानो बचपन से ही, जब भी मतलब वो संभाला है जब से वालिद साहब के साथ जाते थे, और अब जो है अब भी वालिद साहब के साथ जाते हैं क्योंकि अबू भी बड़ा एंजॉय करते हैं। अच्छा, वालिद साहब जितने भी घर के होते हैं ना बहुत एंजॉय करते हैं सारी शॉपिंग को। और मुझे ये बताएं कि भी ऐसा हुआ कि कोई बकरा या जानवर जो आप लेने गए हो आपको बहुत पसंद आया हो और किसी दूसरे की वजह से वो 1-2 हज़ार में रह गया हो? ये तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है वहाँ पे, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है। जितनी स्पीड में वहाँ पे बार्गेनिंग चल रही होती है, जितना रश वहाँ पे लगा होता है ना, वहाँ पे यही चल रहा होता है और बड़ा मजा आता है, बड़ी रौनक होती है। और जिस तरह के अभी जिक्र आपने किया ना कि घर के जो सरबराह हैं वो बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं जाके खरीदने में जानवर, तो और घर के जो सरबराह है ना वो अपने बच्चों पे छोड़ते भी नहीं है, उनको सुकून भी नहीं आता, उनको लगता है ये जाके कोई ना कोई मसला करेंगे। ये अभी भी हम जाएंगे तो ही मैं अच्छा मैं भी अक्सर अपने वालिद को बोल दूं ना कि जी मैं ले आता हूँ जाके, वो कहते नहीं, वो कहते जी मैं साथ जाऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और खबर की। तो T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। पाकिस्तानी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए सऊदी अरब ने बड़े इनाम का ऐलान कर दिया है। वो ऐलान ये है कि पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी आए थे और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए जीत जाती है फाइनल, तो टीम को अगले बरस हज पर शाही मेहमान बनाया जाएगा। और सऊदी सफ़ीर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। यहाँ हम आपको ये भी बताएंगे कि T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में अमेरिका ने कनाडा को, जबकि गुज़श्ता रोज़ खेले जाने वाले दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज़ ने हरा दिया है दूसरी टीम को। और हम देख रहे हैं कि ये मुकाबले जो हैं खास से सख्त नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान जी बिल्कुल, पाकिस्तान जो अपना पहला मैच है वो 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगी, तो क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर है जी। बाकायदा तौर पर वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। दुआ करें हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे, उम्मीदें तो बहुत हैं। बहुत डिफरेंट टीमें भी सामने आ रही हैं, अमेरिका की टीम भी आ रही है। जी बिल्कुल, अमेरिका की टीम है और अमेरिका की टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म, इससे पहले जो प्रैक्टिस मैचेस हैं उनमें तो अच्छा परफॉर्म किए, लेकिन हो सकता है कि वो कोई अपसेट भी कर दे, कोई मुझे लग रहा है कि ये अमेरिका का पहला मैच है T20 वर्ल्ड कप में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। T20 अब प्रॉपर किसी टूर्नामेंट के लिए बात कर रहे हैं? अच्छा, वैसे इस हवाले से ये देखना पड़ेगा थोड़ा तो, लेकिन क्रिकेट से रिलेटेड एक और कंफर्म न्यूज़ है वैसे मेरे पास, अगर वो कहें तो वो मैं बता देता हूँ आपको। और वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के मौके पर पाकिस्तानी शायकीन के लिए खुसूसी तराना जारी किया है और इस तराने में गुलकार अली अजमत हैं, आरिफ लोहार और निहाल नसीम
इन लोगों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया है। तराने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी हुई, जिसके बाद पीसीबी ने कैप्शन में ही लिखा कि तराना हमारे शायकीन के जज्बे को खराज तहसीन पेश करने के लिए है। ज़बरदस्त जी, आजकल के जो गाने पसंद किए जाते हैं, जिस तरह का म्यूजिक पसंद किया जाता है, उसी तरह का ये तराना था। आपको और कैसा लगा ये? ठीक था, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन अच्छा था, बुरा भी नहीं था। एक और खबर शेयर करते हैं। तो पाक फौज के हवाले से ये खबर है, जहां कौमी नुमाइंदगी की बेहतरीन मिसाल सामने आई है। डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्टसन आर्मी मेडिकल में जो है वो कोर में शामिल थी और ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली पाकिस्तानी अक़लियती खातून साबित हुई हैं। और इस तारीखी कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर हेलन को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हेलन मैरी रॉबर्टसन ने साबित किया है कि पाकिस्तानी ख़वातीन किसी भी मैदान में मर्दों से पीछे नहीं हैं और मसीही बिरादरी समेत पूरी कौम को ब्रिगेडियर हेलन मैरी रॉबर्टसन पर फ़ख्र है। बड़ी ही अच्छी न्यूज़ है जी, और यकीनन ये एक जो सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जाता है उसमें ये मज़ीद इजाफा होगा। और फिर सिर्फ सॉफ्ट इमेज ही नहीं, जो रिप्रेजेंटेशन की जब बात की जाती है, जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो ये होती है जी सही मानों में और ऊपर से मेडिकल के शोबे में इस तरह से कामयाबी हासिल करना, आप जा रहे हैं और आप ब्रिगेडियर के ओहदे पर आपको तरक्की मिल रही है, बहुत बड़ी बात। आला कमांड में अब इनका जो है वो ये इनको शामिल कर लिया गया है, तो वेरी गुड इनिशिएटिव। और अब हम थोड़ी सियासत की भी बात करते हैं इस हवाले से कि सियासी मैदान में चले। तो एक तरफ तो मौसम हम देख रहे हैं, मुल्क में गर्मी का जोर तो है, दूसरी तरफ सियासी दर्जा हरारत भी तेजी से ऊपर जा रहा है। सियासी और कानूनी महाज दोनों ही गर्म है नाजरीन। पीपल्स पार्टी की जानिब से सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने के लिए एक बार फिर तमाम सियासी जमातों को मिल बैठने का मशवरा दिया जा रहा है, मगर पीटीआई ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के साथ किसी भी सूरत हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया है। और आने वाले दिनों में मुल्की सियासी हालात किस जानिब जाएंगे, इसी पर तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ सीनियर सियासतदान है। हाँ बिल्कुल, तज्जियाकार और सियासतदान हमारे साथ मौजूद है। सैयद ज़ईम कादिर साहब, वेलकम करते हैं। ज़ईम साहब कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच जी। ज़ईम साहब, पीपल्स पार्टी की जानिब से ये दोबारा से इकट्ठा करने की दावत की दी जा रही है तमाम पार्टीज़ को कि आए एक प्लेटफॉर्म पर मिल बैठ कर फैसला करते हैं। क्या लगता है आपको, पीपल्स पार्टी कामयाब हो पाएगी? देखिए, एक तो आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में उन ज़ीरक सियासतदानों में से हैं जिन्होंने हमेशा कंसेंसस के लिए बड़ा अच्छा डिलीवर किया है। वो अनफॉर्चुनेट अनसीन चीज़ों की वजह से गालिबन मुल्क से बाहर हैं। क्यों बाहर हैं, कब से बाहर हैं, उनकी तबीयत सुना मैंने ख़राब है, अल्लाह उनको ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए। कैपेसिटी और कैपेबिलिटी तो वो रखते हैं और अथॉरिटी भी है अब उनके पास। तो सदर का तो काम ही ये होता है कि वो रियासत का हेड ऑफ द स्टेट होता है जी। तो जब वो रियासत का हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो आरिफ अलवी या कोई और नहीं बनता। वो जिस तरह मुस्लिम लीग नून में के ज़माने में जो सदर होते थे वो अपनी पार्टी के सदर बन के रह जाते हैं। तो जब वो सदर बनते हैं तो उनको सदर पूरे पाकिस्तान का सदर होता है। फेडरेशन की इलामत के अलावा उन्होंने फेडरेशन को इकट्ठा रखने के लिए, चारों इकाइयों को अपना इकट्ठा रखने के लिए अपना किरदार अदा करना होता है। और मेरे ख्याल में आसिफ जरदारी सब में कैपेसिटी है, वो कर सकते हैं और कोशिश भी करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। ये मेरी असेसमेंट है। आई विश आई एम रॉन्ग, बिकॉज मुल्क के लिए नेशनल कंसेंसस इस वक्त तो बहुत ही ज़रूरी है जिस फाइनेंशियल फिजिकल क्रंच में आप हैं। लेकिन खान साहब मेरे ख्याल में तो ये कहते हैं कि सुनियाँ हो जन गलियाँ तो विच मिर्जा यार फिरे, और वो अकेले ही हों और पूरी वो उनको किसी ने ये गलतफहमी दिलवा दी है कि पूरी दुनिया उनके साथ ही है। आपको नहीं लगता सब सियासतदान यही चाहते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जो लोग मैच्योर हैं, जो पॉलिटिकली समझते हैं कि इस मुल्क की पोलराइजेशन जो है वो इतनी बढ़ चुकी हुई है कि चीज़ें अब जमहूरियत के डीके और पार्लिमानी निज़ाम के पे थ्रेट होती जा रही है, तो उनको ये समझ आ रही है कि ये थ्रेट जो है ये उनके लिए और जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है, और वो बैठकर बात करना जानते हैं, करते भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो कंसेंसस है या कोई ग्रैंड डायलॉग है, अगर इसकी कोशिश की जाती है तो सिर्फ बानी पीटीआई इसमें हर्डल है, इसकी वजह से ये कामयाब नहीं जी मेरे ख्याल में अब तक तो सिर्फ यही बात है। बाकी तो चारों तरफ से कोई ऐसा इंडिया नहीं है कि कोई किसी के साथ बैठना नहीं चाहता। उन्होंने तो खास तौर पे फरमा दिया कि हम किसी से कोई बात करेंगे ही नहीं। तो और जिस तरह वो एंटी स्टेट गुफ्तगू कल उनके एक नुमाइंदे ने उस ट्वीट को ऑन कर लिया जो बांग्लादेश के बारे में और की गई, तो ये बड़ी मेरे ख्याल में बड़ी जाती है। वो तो उन्होंने बोला था जी बानी पीटीआई ने कि हमूदुर रहमान कमीशन जो रिपोर्ट है उसको पढ़ना चाहिए सबको। नहीं, वो पढ़ना चाहिए, वो तो वेबसाइट पे मौजूद है, जिसको चाहेगा पढ़ लेगा। जी ये तो मतलब ये इनकी राय ठीक है, पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, लेकिन उसके डेरिवेटिव्स कौन निकालेगा? असल बात तो ये है कि उसके डेरिवेटिव्स ही नहीं निकल सकते किसी से। सही। तो उसकी जो रियासत के खिलाफ वहाँ पे साजिश हो रही थी, उसको उनका तो इज़हार ही नहीं है उसमें।
उसको तो उसमें बड़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती सही। है, लेकिन वो पढ़ने के लिए तो मौजूद वेबसाइट पे मौजूद है, कोई भी जाके पढ़ ले। लेकिन जो बात की उन्होंने गुफ्तगू की है ना और अपना तकाबुल किया है सही। मुजीब रहमान से, जी, जी। वो बहुत मेरे ख्याल में एक रियासत पाकिस्तान पर अदम एतमाद है। और इस तरह का अदम एतमाद कम से कम किसी सियासी रहनुमा की तरफ से नहीं आना तो चाहिए। सर ये क्या कोई प्रेशर बिल्ड करने के लिए कोई टैक्टिक लेकिन जी वही बात हो जाता है सर, कामयाब होती है? नहीं, किस तरह हो सकता है? आप रियासत को तो नहीं ना कॉर्नर में लगा सकते। इस तरह कोई भी जत्था 10 लाख 5 लाख आदमी के साथ हो, 23 करोड़ की आबादी में वो 10 20 50 कत्ल कर दे और सुबह उठ के कहे कि मैं तो प्रेशर ग्रुप बनाकर उस प्रेशर के जरिए 20 50 100 200 अरब रुपए इकट्ठे करके मैं रियासत को जो है वो मुक़य्यद कर लूँगा, कानून को नहीं मानूंगा, मेरा बनाया हुआ कानून चलेगा, जो मैं कहूँगा वही ठीक होगा। तो इस तरह तो नहीं होता ना मेरे भाई। चाहे वो नवाज शरीफ साहब कहें या वो इमरान खान साहब। कौमी असम्बली की तश्कील को 3 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, मगर अभी तक हम देख रहे हैं कि कायमा कमेटियों की तश्कील नहीं हुई। क्या वजह है? ये फिर वही बात कि इक़्तिदार की ताकत में हसूल को मज़ीद बड़ा करना। अच्छा। तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट में होंगी वो ये कह रही होंगी कि अच्छी कमेटियां हमें मिले, और जो दूसरी होंगी वो कह रही होंगी वो हमें मिले। तो इससे क्या हो रहा होगा? कंसेंसस डेवलप नहीं हो पा रहा होगा और वो कमेटियां तश्कील नहीं दे पा रहे होंगे स्पीकर साहब। तो उनको भारत ही शुड पुट हिज फुट डाउन ओवर दिस, और वो कैटेगोरिकली प्लान करके जो है वो प्रो रेटा बेसिस पे जिसकी जितनी कमेटियां बनती हैं बाय वर्च्यू ऑफ हिज प्रेजेंस इन असेंबली, वो आप उसको उनको बांट दें। बड़ा सिंपल फिनोमेना है। लेकिन वो भी उसमें सियासत कर रहे होंगे कि पीटीआई वाले भी आए, उनसे कुछ बार्गेन करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मैं अर्ज करूँ ना कि सिवाय बार्गेनिंग के और है ही कुछ नहीं। ऐसे तो अगर आप उसको इस तरह नहीं चलाएंगे तो वो फिर इट विल कम टू इंजरी। क्योंकि आवाम को भी इस तरह से बार्गेनिंग के तौर पर किया जाता है। तो आवाम ही तो सबसे बड़ी बार्गेनिंग चिप है इस मुल्क में यार। अगर आवाम बार्गेनिंग चिप ना बने और कह दें कि गलत को गलत और सही को सही कहना शुरू कर दें, और वोट देते वक्त देख लेंगे हम किस शख्स को वोट दे रहे हैं, किस पार्टी को या किस लीडर को वोट नहीं दे रहे हैं, तो पूरा मुल्क एक इलेक्शन जो है वो बहुत होता है मुल्क के मामलात को दुरुस्त करने के लिए। तो ज़हीम साहब, अभी मौजूदा निज़ाम आपको कब तक चलता हुआ नजर आता है? क्योंकि सेनेटर रमेश कुमार कहते हैं कि जुलाई में आफ्टर बजट सिचुएशन ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। देखिए, बजट सिचुएशन में तो खैर क़यामत आने वाली है, अल्लाह माफ़ करे, मेरे मुंह में खाक। मैं नहीं समझता हूँ कि ये मैं अच्छी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो महंगाई का तूफान आने वाला है वो तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास भी रुल जाएगी भाई। ज़हीम साहब, फिर कैसे गुजारा करेंगे लोग? जी, लोग किस लोग सड़कों पे आ जाएंगे, लोग बिल नहीं देंगे, लोग बिल देने की अहलियत नहीं रखेंगे, लोग टैक्सेस नहीं देंगे और स्टेट जाम हो जाएगी। तो ये इस तरह तो चलेगा नहीं मेरे भाई। रमेश कुमार साहब ने जो बात की वो तो बड़ी दूर की है। सही, बस मैं इतना ही कहूँगा। उन्होंने कहा कि हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। हालात इस वक्त हालात कंट्रोल में है। अगर आप आए में चले मेरे साथ सड़क पे, तो सवाल मेरा यही है ना कि इससे बदतर मजीद होगा। अब अगर आप यही देखें, आप अब आपको ये रवश तब्दील करनी है ना, एक नया निज़ाम लाने, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन होता है ना इस तरह के मौके पे जी, जब चीज़ें फाइनेंशियल फिस्कल इकोनॉमिकली आपके हाथ से निकल जाए, तो जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आपको फिल फॉर आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन करके एक ऐसा निज़ाम वज़ा करना है जिसमें लोगों को कॉन्फिडेंस हो। अब असूली तौर पे तो जो वोट 45 और 47 का तफरीक है, वो 45 वाले तो सारे एक तरफ खड़े हैं, 47 वाले जो हैं उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो लोगों को जाके कोई बात करें। वो करेंगे भी तो लोग नहीं मानेंगे, वो कहेंगे तुम तो चोर दरवाजे से इलेक्ट होके आए हो, तुम तो जाली जीते हो। तो ज़हीम साहब, पहले तो फिर रिलीफ का कोई फार्मूला आवाम के सामने रखना चाहिए कि जी ये तरीका है। जी बिल्कुल, इससे रिलेटेड तो जो बात आपने की है, तो आप समझते हैं कि पीटीआई का जो मौक़िफ़ था इस मामले में ठीक है? जी बिल्कुल। आप आवाम की आप पूछ लेना जी। मैं भी किसी हल्के में 3 दफ़ा इलेक्ट हूँ ना, तो मेरे वहाँ ताल्लुकात हैं। वो लोग कहते हैं जी हमने वोट किसी को दिया था, निकला कहीं से। तो बात ये नहीं है, बात पीटीआई के वोट की नहीं है। वो भी वोट इस तरह का नहीं था कि वो एक 23 करोड़ में से 22 करोड़ 90 लाख ने वोट दे दिया था उनको। वो भी 1.25 करोड़ है, और ये तो सिस्टम का फॉल्ट है ना बीबी। जब सिस्टम ही अपने आप को एक पैरासाइट बन गया है और खाया चला जा रहा है, तो हम उसको क्यों नहीं तब्दील कर देते? क्यों नहीं हम आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन करते लाके? और ख़ास तौर पे इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट से मैं एक गुजारिश करूंगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का काम रियासत पाकिस्तान का दिफा और उसकी स्ट्रेंथ को कायम मुदायम रखना। ज़हीम साहब, कभी कभार ऐसा लगता है कि किसी के पास सोल्यूशन है ही नहीं शायद, क्योंकि अगर सोल्यूशन है तो सर आवाम के सामने रखना चाहिए ना। फिर आवाम तो तैयार बैठी है, लोगों को तो रिलीफ चाहिए।
फिर तो किसी भी तरह का सेटअप होगा, अगर आवाम को रिलीफ मिल रहा है वो वो एक्सेप्ट मेरे भाई तब होगा जब आपकी जेब में 4 टके होंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, इन्वेस्टर पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी अपना पैसा ट्रस्ट नहीं कर रहे गवर्नमेंट के साथ और कारोबार में नहीं लगा रहे, रख के बैठे हुए कि कल को पता नहीं क्या हो जाए। ऐसे ही है। तो बाहर से किसी ने क्या पैसे लेके आने? अगर आप आज कंड्यूसिव कर दें हालात को, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि पाकिस्तान से आपको इतने बड़े फाइनेंशियल फिस्कल एडवांटेजेस हो जाएंगे कि इकोनॉमी जो है वो एकदम सीधी हो जाएगी। फिर तो शुरुआत ज़हीम साहब ऐसी होनी चाहिए कि जितनी भी सियासी क़यादत जिनके एसेट्स बाहर हैं, या वो अगर पाकिस्तान ले आए अल्लाह आपको व्हाट सेंटेंस इट इज। यही तो वजह है यार एग्जैक्टली कि लोगों को वो कहते हैं पैसे वापस लाएं, अपने पैसे उन्होंने बाहर रखे हुए हैं। और अगर आपने अपने पैसे बाहर रखे हुए हैं, आप अपनी इकोनॉमी को ट्रस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप मुल्क को ट्रस्ट नहीं कर रहे ना। इस मुल्क में हुकूमत तो करनी है, लेकिन इस मुल्क को ट्रस्ट नहीं कर रहे। मैं नहीं कहता चोरी की आपने पैसे यार, बिल्कुल थ्रू लीगल भाई आपने सही कमाए हैं, आपने हमारा खून सही चूसा है, हमने खुद ड्रिप लगवाई है आपके मुंह में अपने खून की, लेकिन खुदा का वास्ता उसको पाकिस्तान में ले आए यार। 30-30 हजार अरब रुपया आपके पास रखा हुआ है, $2-2 बिलियन के तो आपके घर और मेंशंस हैं। फिर तो जरूरत ही ना पड़े। तो आप कह रहे हैं कि और इस कौम का दर्द आपके दिल में 24 घंटे नजर आ रहा होता है। वो मगरमच्छ के आंसू जो है वो 4 सू फैले होते हैं, सैलाब आ जाता है मगरमच्छ के आंसुओं का। ज़हीम साहब वो दावों की हद तक है और आवाम भी समझती है। नहीं समझती आवाम, आई एम सॉरी, मेरी आवाम से बिल्कुल अपील है कि मत ट्रस्ट करें इन लोगों को। ये सारे 2 नंबर लोग हैं, इन्होंने आपको हमेशा, आप सबको आजमा लिया ना आपने, 4-4 साल, 8-8 साल, 30-30 साल, क्या किया इन्होंने आपके लिए यार? भूख बढ़ती जा रही है, खतरा गुर्बत से रहने वाले लोगों की तादाद डबल हो जाती है हर साल, आपके बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते, रोटी जो आप खा रहे हैं और अडल्ट्रेशन है उसमें, क्या बताऊं मैं आपको? ज़हीम साहब किसको चूज करें फिर? यही तो ऑप्शन है हमारे पास। सर किसी को चूज ना करें, जब आप चूज करने जाएं तो देखेंगे आपके हल्के में सही जो सबसे अच्छा काम आदमी वाला बंदा, जो सबसे शरीफ नफ्स इंसान है, जो नेक आदमी है, आप उसको आज वोट दे दें, बात खत्म। अगर पूरी कौम ये डिसाइड कर ले अक्रॉस द बोर्ड, मैं आपको लिख के देता हूँ एक ही इलेक्शन काफी है पूरे मुल्क को ठीक करने के लिए। 45-47 वाला मामला कैसे हल हो? वो तो फिर वो नहीं होगा, वो फिर नहीं होगा, वो प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे। ये तो मसाइल है ना। ये मसाइल रहेंगे क्योंकि सिंडिकेट्स है ना। जब मैं इसको ओलिगार्की कहता हूँ तो मेरा यही मकसद है कि वो पिरामिड जो बने हुए हैं, जो पूरे मुल्क को मुक़य्यद किए हुए हैं, और जब भी इक़्तिदार का मौका मिलता है वो एक दूसरे के साथ मिलके अपने ज़ाती जो है वो तमीर और तरक्की की पॉलिसीज़ को बनाते हैं, उनसे फ़ायदा उठाते हैं और आवाम को मज़ीद मुक़य्यद कर देते हैं। क्योंकि अगर इनके पेट में रोटी चली गई तो फिर ये अपने हक़ की बात करें। वक्त बड़ा कम है, जाते जाते एक कमेंट चाहिए आपका। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के साइफर केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत है। समझ रहे हैं कि ये केस भी चला जाएगा? बाकी ये तो देखिए, ये तो सब जुडिस मैटर है, इस पर तो कोई राय कायम करना अभी, हाँ फैसला होता तो मैं ज़रूर राय देता, लेकिन बहरहाल साइफर केस पर ये बात तो तय है कि साइफर केस पर बानी पीटीआई ने खेलने और उस पर वो तो उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है ना कि हम इस पे खेलेंगे। तो मेरा ख्याल में ये फिर देखिए ना कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आप एक नेशनल ऑडियो पे तो नहीं चल सकते ना। वो कहते हैं ऑडियो तो एआई का जमाना है, नकली भी बन सकती है। जो कहते हैं वो गलत कहते हैं, वो तो बात सामने आ गई ना, क्योंकि उन्होंने ऑडिट हो सकता है, उन्होंने उस पर खेला, उसको दिखाया, दिखाने के बाद लहराया और लहराने के बाद जेब में डाल लिया और फिर गायब कर दिया और उस पर फिर जलसे शुरू कर दिए कि जी अमेरिका निकाल रहा है मुझे। अब फॉरेन पॉलिसी में अब यार can't have the cake and eat it too. Foreign policy is a very thin line. You've got to be very selective. And in foreign policy, there are no free lunches. वो जब फॉरेन पॉलिसी आप पढ़ें तो आपको नजर आता है ये तरीकाकार नहीं होता आपका मुल्कों के साथ इस ग्लोबल विलेज में जो आजकल आप समझते हैं कि ये गलती की उन्होंने? बहुत बड़ी गलती की और इसका नुकसान हुआ पाकिस्तान को, क्योंकि वहाँ ये कहा गया कि अगर आपके वजीर आजम इतने मैच्योर नहीं हैं कि वो नेशनल इश्यूज जो फॉरेन पॉलिसी के इतने बड़े कंसील्ड इशू हैं जिनको आपने सेंसिटिव मैटर है वो आप पब्लिक में डिस्कस कर रहे हैं, तो यू आर नॉट मैच्योर इनफ टू बी मेड एज अ काउंसलर। व्हाट अबाउट टॉकिंग अबाउट टू मेकिंग समबडी प्राइम मिनिस्टर और समथिंग लाइक दैट। बहुत शुक्रिया ज़हीम साहब आपका, आपने वक्त दिया सुनो पाकिस्तान को। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बजट के हवाले से। तो वफाकी हुकूमत इस माह माली साल 2024-2025 का बजट पेश करने जा रही है और माहिरीन के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के पहले बजट को मुल्क मुआशी हालात के तनाजुर में एक बड़ा चैलेंज करार दिया जा रहा है। और इसके अलावा हुकूमत के IMF के साथ कर्ज के लिए नए पैकेज के लिए मुज़ाकरात भी जारी हैं। मुआशी तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि IMF के मुतालबे पर बजट खसारा पूरा करने के लिए हुकूमत को कई शोबों में टैक्स
छूट मुकम्मल करनी होगी। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इस वक्त सूरत हाल कहाँ तक जाएगी, IMF का नया प्रोग्राम किन शराइत के साथ आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, और इसके मईशत पर क्या असरात होंगे, इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट माहिर इक्तिसादियात फरहान बुखारी साहब मौजूद है। फरहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सितंबर 2023 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 30% से तजावुज कर गई थी, जो कि इस साल अप्रैल में कम होकर 17% तक पहुंच चुकी है। तो आपके ख्याल में महंगाई में कमी की वजूहात क्या हैं और क्या मुस्तकबिल में महंगाई की शरह में मजीद कमी की तवक्को की जा सकती है? जी बहुत शुक्रिया। असल में ये आदाद शुमार का जो घुमाव फिराव है, ये मईशत की पूरी तस्वीर आपको नहीं देता। ठीक है, वक्ती तौर पे तो ये अभी शरह महंगाई कुछ कम हुई है, लेकिन क्या इसकी वजह से, इसके नतीजे में लोगों की ज़िंदगियां कुछ बेहतर हुई हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अभी मैं थोड़ी देर पहले, सेगमेंट से पहले मैं देख रहा था, एक इश्तिहार चल रहा था वज़ीर आला पंजाब के कामयाब 100 दिन के हवाले से। पूरी लंबी फहरिस्त थी उनकी पंजाब में जो उन्होंने काम किए उसके बारे में। लेकिन क्या गंदम की जो बदतरीन एक बहरान है गंदम के किसानों के लिए, उसका कोई हल आपको नजर आ रहा है? सही। और मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि इसके नतीजे में डर ये है कि मुस्तकबिल करीब में कम से कम ये जो ज़री मईशत है, इसका बहुत बड़ा नुकसान होने चला है। क्योंकि जब गंदम के किसानों के पास अपनी जिन्स के पूरे पैसे नहीं होंगे, तो फिर वो अगली फसलों में भी सरमायाकारी कम करेंगे, यानी कम कर सकेंगे। अगर गंदम की कीमत जो कि क्रैश कर गई है, ये सिर्फ एक मिसाल है, लेकिन ये बहुत अहम मिसाल है। और अभी तो आगे IMF के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनके नतीजे में सुनते हैं कि GST जनरल सेल्स टैक्स बढ़ेगा, उसकी शरह 15 से 18% हो जाएगी। उसमें और मसाइल अपनी जगह पे, लेकिन वो 3% के बढ़ने के नतीजे में ये भी क़यास आराई हो रही है कि महंगाई की शरह एक दफ़ा फिर अपना सर उठाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है फरहान साहब। महंगाई पाकिस्तान में हम अगर डॉलर की कीमत की बात करें तो 280 रुपये है तकरीबन, जो गुज़श्ता बरस 330 से भी तजावुज़ कर गई थी। आपके ख्याल में डॉलर की ये जो कीमत है, इसमें ठहराव मुस्तकिल है या आर्जी है? पाकिस्तान के माशी हालात के पेश नज़र मुस्तकिल तो यकीन से नहीं कहा जा सकता जी। आर्जी का इम्कान ज़्यादा है। अभी वक्ती तौर पे कुछ थोड़ा सा ठहराव है, और ये मैं मानता हूँ कि ये पस पर्दा जो कोशिशें हुई हैं, जिसके नतीजे में 280 रुपये पे ठहर गया है। वरना ये नून लीग की क़यादत में जो हुकूमत है, अगर इनके हाथ में ही होता तो ये अल्लाह जाने ये कितने कामयाब होते या ना होते। मसाइल बहुत हैं। अभी आपने ये देखिए आज सोमवार को हम बैठे हैं, कितनी मज़ा का खेज और शर्मिंदगी की बात है। सूरत हाल जुमे को रोनुमा हुई कि वज़ीर आज़म के दफ्तर से एक समरी जारी हुई कि जी पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए कमी होगी। वो अगले दिन पता चला कि वो गलत समरी उठा के उन्होंने उसका ऐलान कर दिया था, वो असल में 5 रुपए थी। जी जी। तो जहाँ पे गैर जिम्मेदारी का ये हाल है कि हुकूमत के बिल्कुल एक फरहान साहब, अभी आपने भी बोला कि इस नए बजट के बाद महंगाई में इजाफा होता नजर आएगा। कमेंट देना चाहूंगी, उन्होंने अवाम से कहा है कि कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला दें, आपके साथ प्रैंक हो गया। जी मुझे कह रहे हैं? मैं जी, जो आपने 15 रुपए वाली बात की ना, 15 रुपए की ब्रेकिंग्स भी हो गई, ऐलान भी कर दिया गया, आवाम ने थोड़ा रिलीफ का सांस लिया, बाद में पता चला कि वो तो 5 रुपए कम हुए। तो मैंने कहा आवाम के साथ बिल्कुल ऐसे ही किया गया कि कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिला दें, आपके साथ प्रैंक हो गया। मजाक हो गया। जी बिल्कुल, ये मैंने हाथ हिला दिया। और मैंने चूंकि सुनो टीवी पे ये हमारी गुफ्तगू चल रही है, तो मैंने जिस तरह एक दफ़ा पहले भी अर्ज की थी, मैं अब फिर अर्ज करता हूँ कि आप अपनी मैनेजमेंट से कहिए कि सुनो के बाद अगला प्रोजेक्ट जो है वो समझो टीवी का होना चाहिए, क्योंकि अरबाब इक़्तिदार को समझने की जरूरत है। समझने की भी जरूरत है। सुनते तो बहुत हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। सर हम सुनो में समझा भी देते हैं, बता भी देते हैं, तरीके भी बताते हैं, आप जैसे तजिया नगारों को लाते हैं कि तरीके भी समझ आए, लेकिन फिर भी कुछ हालात नहीं बदल रहे। जी बिल्कुल। और एक शायद
एक और अगर आपकी मैनेजमेंट तीसरा प्रोजेक्ट कभी करे कोई रेडियो या टीवी का, तो उलझाव से निकलना एक मेरे ख्याल में अच्छा टाइटल रहेगा, यानी समझो और फिर उसके बाद उलझाव से निकलना। ये सारे के सारे मामलात बहुत परेशान कौन हैं, क्योंकि हुकूमत को समझ नहीं आ रही है जिस किस्म के चक्रों में पड़े हुए हैं। इनको सियासत से ही फुर्सत जब होगी तो फिर आम आदमी की मईशत के बारे में इनके पास वक्त होगा। मीटिंग्स बुलाते हैं। आप ये देखें ना, लाहौर में पिछले हफ्ते सबसे पहले तो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब की कोई आईनी हैसियत तो है या नहीं है जी, साबका वजीर आजम है, लेकिन मीटिंग बुला ली और वो भी जाती उम्रा में। बतौर पार्टी प्रेसिडेंट उन्होंने मीटिंग कॉल की होगी। है यहाँ पे प्लानिंग मिनिस्ट्री है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री है। इन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके जो फैसले करने, ठोस फैसले करने और आवाम की बेहतरी के लिए करने, वो यहाँ पे करें। तो जिस किस्म की सूरत हाल नजर आ रही है, ये अच्छी सूरत हाल। सर, आप माहिर मईशत हैं, आप आवाम को या हम जैसे लोगों को या इस प्रोग्राम के तवज्जो से सियासतदानों को सर अगर समझा दें सादा अल्फाज में कैसे कौन से इकदाम हैं जो कर लिए जाएं तो अब मईशत सही ट्रैक पर आ सकती है, जो समझ नहीं आ रहा किसी को। भाई 100 मुसीबतों की एक जड़, और वो है नियत। हमें मालूम है कि पाकिस्तान की माशी इस्लाहात के लिए हमें क्या करना चाहिए। मसलन ये तो साल से बात हो रही है कि पाकिस्तान में एक अच्छा खासा बासर हल्का ऐसा है लोगों का जो कि टैक्स पे ना सिर्फ ये कि चोरी करते हैं टैक्सेस की, बल्कि उस पे बड़े खुश भी होते हैं कि जी मैंने अपना टैक्स चोरी कर दिया, वाह जी वाह जी। लेकिन ऐसे लोगों पे हाथ कब डाला जाएगा इसका कोई पता नहीं। पाकिस्तान की मजमूई जो आबादी है उसमें से 2% से कम लोग आपके ऐसे हैं जो कि अपनी आमदन पर टैक्स देते हैं, और 98% बाकी जो हैं वो नहीं देते। वो सारे के सारे गुर्बत ज़दा नहीं हैं, बल्कि उनमें से एक बड़ी तादाद गुर्बत ज़दा लोगों की है जिनकी तादाद बढ़ती भी जा रही है। लेकिन एक तादाद ऐसे लोगों की भी है जो कि टैक्स नहीं दे रहे और मज़े कर रहे हैं। सर, टैक्स जाते हैं तो ये बता दें कि टैक्स की जो बात करें, बजट में कारोबारी और तनख्वाहदार तबके के साथ पेंशनर्स पर भी उनकी पेंशन पर टैक्स के हवाले से गौर किया जा रहा है। इकदाम कैसा देख रहे हैं आप? ये बहुत बड़ा जुल्म है, और पेंशनर्स के ऊपर तो टैक्स लगाना, और जो लोग टैक्स की वाकई चोरी करते हैं और टैक्सेस नहीं देते अपने, उन्हें मुस्तस्ना रखना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान में जुल्म की बहरहाल एक दास्तान है जो कि चले जा रही है। इस तरह तो कोई मुल्क आपका तरक्की नहीं करता। बिल्कुल जी, इस तरह से मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा, मुश्किलात में यकीनन इजाफा होता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका फारिद साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। नाज़रीन, अब बात करते हैं पाकिस्तानी हीरोज़ की। तो उर्दन में मुकीम 17 साला पाकिस्तानी तालिब इल्म अब्दुल्ला ख्वाजा ने मसनूई बाजू बनाकर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अब्दुल्ला का कहना है कि इनका बनाया हुआ मसनूई बाजू पट्ठों के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है और ये मार्केट में दस्तयाब दीगर मसनूई बाजुओं से कीमत में भी कम है। अब्दुल्ला के जहन में मसनूई बाजू बनाने का ख्याल कैसे आया, प्रोजेक्ट की तकमील में उन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ा और मुस्तकबिल में वो क्या करना चाहते हैं, इन तमाम सवालात के उनसे ही जवाबात लेते हैं। अब्दुल्ला, सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं सुनो पाकिस्तान में। हमें बताइएगा कि आपकी स्टडीज़ क्या हैं और ये मसनूई बाजू बनाने का आइडिया कहाँ से आया? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये जो मेरी स्टडीज़ है, मैं जॉर्डन में ग्रेड 11 में हूँ अभी, IB सिस्टम में। और ये जो प्रोस्थेटिक आर्म था, ये ग्रेड 10 में हमके पास एक स्कूल का एक प्रोजेक्ट था और उसके लिए मैं आइडियाज़ ढूंढता था कि मैं क्या बनाऊँ। तो मैं बाबा के साथ, बाबा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं, जैसे अल खिदमत और सिलानी और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में जो आते हैं पाकिस्तान से जॉर्डन में और जॉर्डन में। तो मैं बाबा के साथ जाता था ईद में और रमज़ान में, ताकि हम खाना उनको दें और ईद के कपड़े दें। तो मैंने देखा कि बहुत से बच्चे हैं वहाँ पे जिनके पास जैसे हैंड्स है ही नहीं, ये मिसिंग है सारे हैंड्स। जी जी। तो मैं बहुत खफा होया और मैंने कहा कि मुझे इनको, मेरा गोल था कि इनको मैं हेल्प करूँ किसी तरह। वेरी गुड। तो मैंने वापस किया, मैं समझा, मैंने कहा कि डोनेशंस कलेक्ट करके एक प्रोस्थेटिक आर्म इनके लिए लेनी। मगर मैंने जब प्राइस देखी 5,000, 10,000, $20,000 के प्रोस्थेटिक आर्म, मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा है, और अगर हम
डोनेशंस जमा भी करें तो हम बस एक को या दो को, सबको तो नहीं हम हेल्प कर सही कह सकते। रहे हैं। तो फिर मेरे पास एक्सपीरियंस था कोडिंग में और रोबोटिक्स में यंग एज से, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ में किस तरह यूज़ करूं हेल्प करने के लिए। तो फिर मैंने कोर्सेज और भी लिए, और जॉर्डन में क्राउन प्रिंस फाउंडेशन है जो क्राउन प्रिंस की है, उधर में जाता था कोर्सेज के लिए, और फिर मुझे आइडिया आया कि मैं ये प्रोस्थेटिक आर्म बनाऊं। अब्दुल्ला, बड़ी अच्छी काविश, आपकी बड़ी नेक काविश, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। ये बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट की कामयाबी अभी कहाँ तक पहुँची? इस प्रोजेक्ट में आप कहाँ तक पहुँचे हैं? मुकम्मल तौर पर ये बाजू बनाने में आप कामयाब हो गए हैं, और ये मार्केट में कब दस्तयाब होगा? जी, तो मैंने प्रोस्थेटिक आर्म को पहले प्रोटोटाइप बनाया है, और ये सेकंड वर्जन ऑफ द प्रोटोटाइप है। तो वो जो फर्स्ट वर्जन था वो बस जैसे वो उस सही। मसल से काम नहीं करता था। तो ये जो सेकंड वर्जन है ये अभी मसल से काम करता है। मुझे आइडिया आया था जब मैं हॉस्पिटल गया था ऐसी, तो मुझे आइडिया वो जब चेस्ट में चेक कर रहे थे मेरा, तो मैंने सोचा कि मैं ये स्टिकर्स यूज़ क्यों नहीं करूं ताकि वो प्रोस्थेटिक आर्म चले। तो फिर मैंने उसके ऊपर काम किया, और अभी ये प्रोस्थेटिक आर्म मैंने टेस्ट भी किया, और वो मसल्स में चलता है, और ये 3 किलोज उठा सकते वेट, और मैं इसके अच्छा अब्दुल्ला, हमें ये बताइए कि इसको बनाने की तैयारी में कितना अरसा लगा और कितना खर्चा आया इस पर? जी, तो मुझे लगे 6 मंथ्स डिज़ाइन में, जैसे 3D डिज़ाइनिंग कोर्सेज में और कंप्यूटर वर्क में। फिर मुझे अनदर 6 मंथ्स लगे इसको 3D प्रिंट करने में और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अटैच करने में, वो सारा। और अब्दुल्ला, ये बताइएगा कि आपने हमें ये पता चला ये जो बाजू आपने बनाया है ये प्लास्टिक्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है, तो इसकी क्या वजह है? जी, तो वो जो दूसरे प्लास्टिक आर्म्स आपको पता ही होगा वो टाइटेनियम या जी, जी। स्टील से होते हैं। तो मेरा जो बना है वो प्लास्टिक से इसलिए बना है कि ये कॉस्ट एफिशिएंट, और ये नॉर्मल प्लास्टिक नहीं, ये है ABS प्लास्टिक, जो है हाई हीट रेजिस्टेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक। तो ये टूटेगा नहीं आसानी से। अच्छा सही। अब्दुल्ला, हमें ये भी बताइएगा कि मसनूई बाजू जो आपने बनाया है ये कौन कौन से काम कर सकता है? मतलब ये टाइपिंग कर सकता है, ड्राइविंग कर सकता है, मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं इससे? जी, तो इससे सबसे इजी टास्क है कि आप चीज़ें उठा सकते हैं, इससे टाइपिंग भी कर सकते हैं, Okay, और very आप nice. मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने टेस्ट किया था कि वो मैं फिंगर टिप्स में अगर रबर और कॉपर वायर लगा दूं तो वो फ़ोन आपका समझेगा कि वो आप फिंगर्स अपनी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि फ़ोन में एक कंडक्टिव लेयर होता है जो आपका जब टच करता है फिंगर तो वो उसको इंटरप्ट करता है, तो फ़ोन को पता होता है कि कोई टच कर रहा है इस फ़ोन को। तो ये वो कर सकते हो। ड्राइविंग के लिए लिमिटेड है अभी तक, मैंने टेस्ट नहीं किया, तो समर में इंशाल्लाह 3 वीक्स में मैं इसके ऊपर और भी काम करूंगा और इसको और भी इम्प्रूव करूंगा। और Very अब्दुल्ला, अभी nice. आपको क्या लगता है कब तक ये मार्केट में दस्तयाब होगा और इसकी प्राइस क्या होने वाली है? जी, तो मैं इंशाल्लाह ग्रेजुएट करने के बाद इसके ऊपर और भी काम करूंगा ताकि ये अवेलेबल हो सब के लिए, और ये इसकी प्राइस इकोनॉमिकल होगी कि बेस्ड कंपेयर टू अदर प्रोस्थेटिक आर्म, जैसे कि ये इसके बहुत से फीचर्स है और बहुत कॉस्ट एफिशिएंट है ये अब्दुल्ला, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मतलब इतनी छोटी उम्र में आपने इतना ज़बरदस्त काम किया, मज़ीद क्या सोचा हुआ है? तो मैंने सोचा कि मैं अभी एक और प्रोजेक्ट में काम करूं जो है प्रोस्थेटिक लेग्स, इससे कि मैं देख रहा हूँ कि पैलेस्टाइन और गाजा में क्या हो रहा है और कितने लोगों को ये चीज़ें चाहिए, तो मैं उसके ऊपर काम करूंगा। और फ्यूचर में मैं सोचता हूँ कि मेरे पास कंपनी हो प्रोस्थेटिक्स के लिए और मैं लोगों को हेल्प करूं, और ये मेरा प्लान है कोई अभी। मैसेज जो आप चाहें हुकूमत को हमारे प्लेटफॉर्म से देना? जी, इंग्लिश में मैं कह दूंगा, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, योर पैशन कैन चेंज द वर्ल्ड। बिल्कुल जी, आपने दुरुस्त फरमाया अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया, और हम आए हैं अगेन आपके साथ कि आप अपने इस प्रोजेक्ट में कामयाब हों और जल्द से जल्द आप ये जो बाजू आपने तैयार किया है वो मार्केट में दस्तयाब हो, ताकि जिन जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, जो माजूर अफराद महंगा बाजू नहीं ख़रीद सकते, क्योंकि जैसे आपने बताया कि 10 से 20 हज़ार डॉलर तक इसकी प्राइस है मार्केट में, तो जो आपने तैयार किया है होपफुली वो इससे कई ज़्यादा सस्ता होगा। और मैं ये बताना चाहूँगी कि ऐसा है मेरा पाकिस्तान, ये है मेरे पाकिस्तान के हीरोज़ कि जो अपनी स्टडीज़ को भी उस तरफ लेकर जाते हैं कि किसी तरह से हम इंसानी और इंसानी खल्क और ख़िदमत कर सकें और
वो लोग जो मौजूद है दुनिया में लेकिन किसी भी परेशानी में हैं, आप उनके लिए अगर उनके चेहरे पर किसी भी तरह से स्माइल लेके आते हैं तो ये बहुत बड़ी नेकी है। और शहरबानो ये बड़ी खूबसूरत बात की अब्दुल्ला ने कि जो जब उनसे फ्यूचर गोल के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि वो मजीद इसी तरह के आर्टिफिशियल बाजू और टांगे इवन तैयार करना चाहते हैं, हाँ, क्योंकि गजा में जो इस वक्त सूरत हाल है वहाँ पर बच्चों, बुजुर्गों को, बड़ों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। बहुत नेक ख्याल है, अल्लाह ताला उनकी मदद करे, कामयाबी हमारी दुआ है कि कामयाब हों। और सुनो पाकिस्तान की टीम का तो यही काम है कि हमारे पाकिस्तान में जितने भी हीरोज़ हैं हम उनको लेकर आपके सामने आते हैं और आप दिखाते हैं कि ऐसा है मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, नया महीना, नया हफ्ता, तो ये हफ्ता, ये महीना आपका कैसा रहने वाला है? इस महीने में सितारों की चाल कैसी रहेगी? बिलखसूस आपके सितारे क्या कहते हैं, ये सब जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट मारूफ एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर दाऊद अहमद साहब मौजूद हैं। वेलकम करते हैं आपको दाऊद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बताएं फिर हमारा ये महीना कैसे रहने वाला है? जी, हमारा महीना कैसा रहेगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरीज बुर्ज हमल वालों की तरफ से, जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 21 मार्च था 20 अप्रैल, या जिनके नाम का आगाज़ अलिफ, लाम, आइन और छोटिये से होता है। और आप लोगों का जो दिन है वो मंगल का और अदद 9 है जो लकी है। आंसर आपका आतिशी। तो देखते हैं जी स्टोरी ऑफ द मंथ, एरीज की जी। जून के महीने की कैसा स्टोरी ऑफ द मंथ टैरो कार्ड से देखते हैं एरीज बुर्ज हमल का जून का महीना कैसा रहेगा। तो एरीज बुर्ज हमल वाले प्रेशर में रहेंगे, दबाव रहेगा, लेकिन ज़बरदस्त बात यह है कि इनके मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद हो सकती है, ख़ासकर मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात में बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और लॉजिकली फ़ैसले करते हुए आप लोग नज़र आते हैं। पैसों की कमी का थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है, माली तंगी हो सकती है आप लोगों को, लेकिन कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक़, तो फजूल खर्ची से बचिएगा। आपकी 2 चीज़ें मैं ज़रूर चेक करता हूँ, जिसमें बिज़नेस और लव लाइफ को देखते हैं कि बुर्ज हमल वालों के जून के महीने का बिज़नेस कैसा रहेगा। तो बिज़नेस से मुतल्लिक़ आपको एक बड़ी ख़बर, बड़ा पैगाम और पैसे आ सकते हैं, लेकिन आपने धोखा नहीं खाना, चीटिंग हो सकती है। और आप लोगों की लव रीडिंग कैसे रहेगी, तो देखते हैं जी एरीज वालों की जून के महीने की लव रीडिंग। तो लव रीडिंग बिल्कुल ठीक नहीं है, एहतियात करनी है। अगर आप अपनी मोहब्बत से मुतल्लिक़ थोड़ा सा परेशान है धोखा आ गया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सकते हैं, धोखा ख़त्म हो सकता है। 19 मरतबा रोज़ाना अपने महबूब के लिए पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है बुर्ज जोज़ा जी। 22 मई था 21 जून अंसर बादी हवा और स्यारा अतारद है आप लोगों का। दाऊद साहब बुर्ज सौर है, टॉरस जी, एरीज के बाद जी टॉरस है, मगर जोज़ा मैंने अब शुरू कर दिया, देख लेते हैं। अच्छा जी, बुर्ज जोज़ा वालों की स्टोरी ऑफ दी, जेमिनी वालों की स्टोरी ऑफ दी मंथ जून क्या नजर आती है। तो जनाब बहुत ज़बरदस्त मदद मिल रही है आप लोगों को जून के महीने में। 2-3 ऑप्शंस हैं आपके पास काम करने के लिए, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जेमिनी वालों को कामों का बर्डन और थर्ड पार्टी सिचुएशन इंजॉय भी करेंगे और कामों में मदद, लेकिन अपनी नींद का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत से मुतल्लिक़ कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कोई दोस्त अहबाब हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। अपनी बातें अपने तक रखेंगे तो फ़ायदा होगा और किसी को मत बताइएगा। कोई मशवरा लेना हो तो अपने बुजुर्गों और बड़ों से मशवरा ले लीजिएगा, जिससे ज़बरदस्त मदद होगी। बातें अपने तक रखें। कोई फंक्शन वगैरह भी आप अटेंड कर सकते हैं, कोई पार्टी वगैरह में भी जा सकते हैं। अच्छा जी, जेमिनी वालों की जो है वो बिजनेस देख लेते हैं। जून के महीने का जेमिनी वालों का बिजनेस कैसा है, तो बिजनेस बड़ा ज़बरदस्त है। आप लोगों का पैसे आएंगे और पैसों से मुतल्लिक़, काम से मुतल्लिक़ अगर आप CV वगैरह कहीं देना चाहते हैं ज़रूर दें, हालात साजगार हैं। और मोहब्बत कैसी रहेगी जोज़ा वालों की जून के महीने में, मोहब्बत भी आपकी ज़बरदस्त नज़र आती है। वाह वाह, क्या बात है। जेमिनी ओवरऑल महीना बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी, अब हम सौर की तरफ जाते हैं। 21 अप्रैल 21 में अंसर खाकी मट्टी स्यारा ज़ोहरा। तो टॉरस वालों के जो है जून के महीने की स्टोरी क्या बनती है, टॉरस वालों के जून के महीने की स्टोरी ऑफ दी मंथ। अच्छा जी, बहुत ज़बरदस्त मदद है आप लोगों को इस महीने में। आपकी तबीयत में एक दरवेशाना और मुस्तकबिल की प्लानिंग चलेगी। और ख़बरें तो बड़ी बड़ी हैं, अच्छी खबरें हैं। कोई आप अच्छी जगह पे जाने का भी सोच सकते हैं, रूहानी जगह पे भी, लेकिन कुछ मामलात में डिले रहेगा जिसकी वजह से आपने परेशान नहीं होना। खासकर अगर किसी के लीगल डॉक्यूमेंटेशन से मुतल्लिक़ बातचीत है तो उसमें थोड़ी सी कार्ड भी साथ दिखा दे कोई। जी ज़रूर, यहाँ पे ये देखेंगे जस्टिस का कार्ड है, इंसाफ और कानूनी कार्रवाई से मुतल्लिक़ जो भी मामलात हैं। लेकिन
आपके साथ मामलात में अल्लाह ताला की तरफ से आसानियाँ ज़रूर रहेंगी। क्या बात है। तो देखते हैं जी आप लोगों का बिजनेस का एक ही कार्ड देखते हैं। सौर वालों का जून के महीने का बिजनेस कैसा नजर आता है। तो बिजनेस में आप डबल माइंडेड है। आपको डबल माइंडेड अगर आप हैं तो आपको इसके बारे में फैसला लेने से पहले आपको सोचना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, मशवरा लेना वाह, चाहिए। वाह, वाह। और जनाब अगर आपका हम लव लाइफ देखते हैं सौर वालों की जो है जून के महीने की लव लाइफ, तो लव लाइफ आपकी खासकर कोई शादी या निकाह के मामला पेश आ सकते हैं, कोई ना कोई जिनके रिश्ते रुके तो और उसके लिए भी अच्छी खबर आ गई थी लव लाइफ को लेकर। अब देखते हैं जनाब कैंसर वालों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 22 जून 23 जुलाई और दिन पीर स्यारा कमर और हरूफ फे और हे से जिनका नाम की इब्तदा होती है। तो कैंसर वालों की स्टोरी ऑफ द मंथ जून, कैंसर वालों की स्टोरी ऑफ द मंथ बुर्ज सत्तान। जी बिल्कुल ठीक है। स्टोरी क्या बनती है आप लोगों की जून के महीने की। अच्छा जी, आपकी फैमिली से मुतल्लिक़ अच्छी खबर है। आपकी फैमिली रिलेशन और अपने घर के मामलात और जो लोग तलबा तालबात हैं उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है, उनको भी अच्छी खबरें। अगर आप आउट ऑफ कंट्री एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं। और बड़े फ़ैसले हैं, घर के माहौल में भी बड़ी ज़बरदस्त मदद है। बहुत सारे कामों के ऊपर आपका जो है बर्डन मौजूद है, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने मामलात को सॉल्व कर लेना है क्योंकि आपकी पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त है। आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हैं। आपको इस मंथ में बहुत ज़्यादा काम करने चाहिए ताकि अपनी दो काम तीन काम कर सकते हैं। आप पूरा कंट्रोल रखेंगे अपने तमाम मामलात के ऊपर। देखते हैं जी आप लोगों का बिजनेस कैसा रहेगा। कैंसर वालों का जून के महीने का बिजनेस कैसा नजर आता है। तो बिजनेस से मुतल्लिक़ आप जज्बे और कोशिश के साथ अपने बिजनेस को हैंडल करने की कोशिश करेंगे और जो आप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी हासिल कर पाएंगे क्योंकि रुके हुए पुराने काम होने के चांसेस हैं। और आपकी लव रीडिंग भी देखते हैं जी कैंसर वालों की जून के महीने की लव रीडिंग। तो लव रीडिंग बड़ी ज़बरदस्त है। मोहब्बत, प्यार, घरेलू मामलात में बड़ा पॉजिटिव आप रिस्पांस देखेंगे। तो जी कैंसेरियंस का भी अच्छा रहने वाला है जी। लियो जून शम्स और 24 जुलाई तक 23 अगस्त जिन लोगों के नाम का आगाज मीम और टे से होता है वो भी देख सकते हैं लियो को। तो लियो वालों की स्टोरी ऑफ देखें वो तो आपने बाद में, मैं क्योंकि 12 मिनट का टाइम दिया हुआ है तो इसलिए मैं जरा ना इधर उधर नहीं हो रहा है। अच्छा जी, अभी देखते हैं जनाब आप लोगों का जो है स्टोरी ऑफ द मंथ, लियो वालों की जून के महीने की स्टोरी ऑफ द मंथ। क्या आपने सारी लास्ट रिकॉर्डिंग की है, इसलिए थक गई है। दाऊद साहब की ऐसे निकल लियो वाले जी, दाऊद साहब मुझे नहीं पता पार्टनर का नाम टे से ढूंढे। अच्छा जी, यहाँ पे लियो वाले कुछ डिस्टर्ब हैं अपने मामला से मुतल्लिक़ क्योंकि ये कार्ड है नेगेटिविटी का, ये कार्ड है थोड़ी सी रुकावटों का, एंजाइटी और कामों में डिले है, काम ये उदास हैं, आप प्रेशर में हैं अपने मामला से मुतल्लिक़, जज्बाती नज़र आते हैं। जज्बाती नहीं, सी एंड वेट, वक्त का इंतज़ार करना है। अचानक पैसे आ सकते हैं, ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, लेकिन आप लोग जो है अपनी नेगेटिविटी से बच के रहिएगा। ये ना हो कि आपकी नेगेटिविटी आपके कामों आपको उल्टा लटका दे, आपके काम खराब कर दे और आपकी डिस्टर्बेंस बढ़ जाए। देखते हैं जनाब नेगेटिविटी से दूर है ना जी बिजनेस कैसा रहेगा। देखते हैं जनाब लियो वालों का जून के महीने का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है। तो बिजनेस और कैरियर में भी अपनी बातें अपने तक छुपा के रखनी है। अगर आपने कोई बड़ी डील करनी है, बड़ा काम करना है तो बड़ा मशवरा करिएगा, लेकिन बातें अपने तक रखेंगे तो फायदा होगा, फिर खुशियां मिलेंगी। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, आपकी बातें अपने तक रखें, ये बहुत अच्छी बात है जी। और यहाँ पे हम बात करते हैं इनकी लव रीडिंग की। लियो वालों की जो है जून के महीने की लव रीडिंग कैसी है। तो लव रीडिंग में आपको परेशानी, डिस्टर्बेंस हो सकती है, एहतियात कीजिएगा। मोहब्बत को सही करने के लिए या अल्लाह या वदूद 119 मरतबा पढ़ सकते हैं, रूहानी तरीके से मदद लेनी चाहिए। बुध शुमला विर्गो 24 अगस्त का 23 सितंबर और दिन बुध, अदद 5 है आप लोगों का। तो देखते हैं जी विर्गो वालों की, बुध शुमला वालों की प्रेशर आप देती रहती हैं, मुझे पता है। विर्गो वालों की हमसे भी होता रहता है, ये लाइफ का हुस्न है। अच्छा जी, हाँ, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लेनी आप। नहीं, वो आप नाम का आगाज जो है ना वहाँ से पकड़ती हैं मुझे, इसलिए मैंने विर्गो मैंने नहीं कहा क्योंकि इन्होंने इंग्लिश में नहीं, मैंने तो उर्दू में बता देता हूँ क्योंकि हमारे अक्सर जो है वो विर्गो वालों की स्टोरी और नहीं, वो मुझे क्लिक किया, आपने कहा कि पार्टनर का नाम या आपने टे से नाम ढूंढ रहा था, मैं उस वक्त माइंड में चाह रहा था टे से क्या बनता है। अच्छा जी, विर्गो का कार्ड है कामयाबी। आपको
कामयाबी इस मिलेगी। महीने में कामयाबी मिल सकती है, Very चांस nice. नजर आते हैं और बड़ी सॉलिड किस्म की कामयाबी मिल सकती है। पैसे मिलेंगे, हालात में बेहतरी रहेगी और फिर आपके तमाम मामलात में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद है और कामों का बर्डन, बोझ, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने नेगेटिविटी का शिकार नहीं होना। दी डेविल कार्ड जो है आपकी कुछ मामला से मुतल्लिका नेगेटिविटी, खासकर नेगेटिविटी, रूहानी नेगेटिविटी नज़र आती है, जिसकी वजह से आपके मामलात में डिले हो सकता है। अल्लाह की मदद मौजूद है, ये ना कहिएगा कि मदद नहीं, मदद है। विर्गो की जो है वो देखते हैं बिजनेस कैसा रहेगा आप लोगों का जून के महीने का बिजनेस। तो बिजनेस बड़ा ज़बरदस्त, क्लैरिटी है, जबरदस्त। कामों में मदद है। लिब्रा, और लिब्रा। जनाब लव रीडिंग विर्गो की कैसी रहेगी, तो लव रीडिंग भी ज़बरदस्त क्या बात है लिब्रा। लिब्रा 24 सितंबर तक 23 अक्टूबर, सियारा जोहरा हवा आपका आंसर है और दिन आपका लकी जुमे का है। तो लिब्रा वालों की स्टोरी ऑफ द मंथ जून, लिब्रा स्टोरी ऑफ द मंथ क्या नजर आती है, तो लिब्रा आगाज है मायूसी और उदासी से। और यहाँ पे किस वजह से आपकी फैमिली से मुतल्लिका कोई ऐसी खबरें, ऐसी बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप कंफ्यूज और डिस्टर्ब हैं, आप परेशान हो सकते हैं और जिसकी वजह से नेगेटिविटी, उदासी, सोचों का बहुत बड़ा प्रेशर हो सकता है आपके ऊपर। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी एंड के दिनों में, यानी कि जून के महीनों में फिर आपको जो खबर मिलेगी उसके मुताबिक आप डबल माइंडेड हो सकते हैं। इसलिए आप लव लाइफ और बिजनेस। हाँ जी, बिजनेस देखते हैं जी। लिब्रा वालों का बिजनेस जून के महीने का कैसा नजर आता है, तो बिजनेस तो बेहतर है, आपके पास पैसे आ सकते हैं और नई शुरुआत, कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। और लव रीडिंग देखते हैं जी आप लोगों की जून के महीने की लव रीडिंग में भी आपको कामयाबी मिल सकती है। स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब 24 अक्टूबर था 22 नवंबर, आप भी यानी कि वाटर साइन और मंगल आप लोगों का लकी है। तो स्कॉर्पियो वालों की स्टोरी ऑफ द मंथ, स्कॉर्पियो जून के महीने की स्टोरी ऑफ द मंथ क्या नजर आती है, तो द वर्ड कामयाबी है जी आप लोगों को। और नेक्स्ट कार्ड बी आपके मामलात में ज़बरदस्त किस्म की रूहानी और ज़ाहरी मददें लेकर आ रहा है। बहुत सा सिस्टम चेंज हो रहा है, निज़ाम चेंज हो रहा है, आप बहुत सी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में चेंज कर रहे हैं और ख़ासकर पैसों से मुतल्लिका आपकी जॉब चेंज हो सकती है और मामलात खासकर माली तौर पे बड़ी तब्दीली है, उसके मुताबिक आप फैसले करेंगे। आप लोगों का बिजनेस कैसा रहेगा, स्कॉर्पियो जून बिजनेस कैसा रहेगा, तो बिजनेस में आप अच्छी पोजीशन पर हैं। और लव लाइफ कैसी है जी, स्कॉर्पियो जून के महीने की लव लाइफ कैसी है, तो लव लाइफ में भी आपको कामयाबी क्या बात है। मंथ तो ये दूसरा मंथ स्कॉर्पियो का हो गया जनाब। यहाँ पे सेजिटेरियस 23 नवंबर था 22 दिसंबर, अदद आप लोगों का लकी 3 और जुमेरात भी लकी दिन है आप लोगों का। तो देखते हैं जी सेजिटेरियस वालों की स्टोरी ऑफ द मंथ जून क्या नजर आती है। आपका तो नहीं? अच्छा जी। सेजिटेरियस वाले कुछ नेगेटिविटी का शिकार शुरू से नजर आएंगे। नेगेटिव सोचें आपके कामों को ख़राब करेंगी, आपने एहतियात करनी है इस महीने में। और एहतियात इस तरह की आपको किसी अपने बड़े बुजुर्ग या घर वालों से मशवरा लेके काम करना है, खासकर अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई फंक्शन, कोई पार्टी या कोई रिश्तों से मुतल्लिका, तो मशवरा कीजिएगा और अपनी बातें अपने तक रखिएगा। और कारोबार कैसा लगेगा? अच्छा जी, आप लोगों का जो है सेजिटेरियस कारोबारी मामला कैसे नजर आते हैं जून के महीनों में, तो कारोबार में आप लड़ाई झगड़ा बहस तकरार बिल्कुल ना कीजिएगा, वरना कारोबारी मामला खराब हो सकते हैं। लव लाइफ कैसी, सेजिटेरियस जून के महीने की लव लाइफ कैसी नजर आती है, तो लव लाइफ में भी बातें अपने तक रखेंगे तो फायदा होगा, इसलिए ये महीना आपका एहतियात का है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, रोजाना 10 मरतबा पढ़ें, पानी पे दम करके पिए। कैप्रिकॉर्न वालों का जो है वो कैसा रहेगा जून का महीना, बहुत शद्दी। और आप लोगों की 23 दिसंबर था 20 जनवरी डेट ऑफ बर्थ। कैप्रिकॉर्न जून के महीने की स्टोरी क्या नजर आती है, तो बड़ी खबर है जी कैप्रिकॉर्न वालों की, कामों से मुतल्लिका सॉलिड किस्म की खबर है। ये बात है खबर की, गाड़ी वगैरह भी ले सकते हैं आप, लेकिन प्रेशर फिर भी आप कामों का ले रहे हैं, अपने मामला से मुतल्लिका प्रेशर ना लें, कामयाबी मिलेगी आप लोगों को और बहुत ज़बरदस्त कामयाबी है। खासकर अगर कोई प्रॉपर्टी जायदाद लें तो मशवरे के साथ लें, मगर लेंगे आप काफ़ी चीज़ें आपकी बेहतरी की तरफ और स्मूथनेस की तरफ जाएंगी। और कैप्रिकॉर्न वालों का जो है वो देखते हैं जी बिजनेस कैप्रिकॉर्न का जो है जून के महीने का बिजनेस, तो बिजनेस में आपको बड़ी अचीवमेंट और बड़ा काम मिल सकता है। लव लाइफ कैसी है जी कैप्रिकॉर्न जून के महीने की लव लाइफ कैसी है, तो लव लाइफ में आप डबल माइंडेड हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने 2 शादियां की हुई हैं तो दूसरी शादी को सेटल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बैलेंस जिन्होंने नहीं की वो तो नहीं करेंगे, वो भी कर सकते हैं, बना रहे हैं, चांस बन सकता है। एक्वेरियस बुर्ज दिलो और सियारा यूरेनस अंसर हवा दिन हफ्ता लकी और लकी नंबर 8। एक्वेरियस वालों की
स्टोरी ऑफ द जून, स्टोरी ऑफ द मंथ क्या नजर आती है एक्वेरियस वालों का? कोई कानूनी मामलात में ज़बरदस्त मदद हो सकती है, यानी कि आपके अदालती कानूनी जस्टिस इंसाफ की बात होगी, खासकर माली तौर पे कुछ चीज़ें आपकी चेंज हो रही हैं और कोशिश करें फजूल खर्ची नहीं करनी। पैसे आएंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय भी करेंगे, खुशियां भी हासिल करेंगे, काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन आपने यहाँ पे कोई अपने करीबी के धोखे से बचना है। वो धोखा भी हो सकता है और ख़ासकर मोहब्बत में धोखा आपको हो ही सकता है, मगर बहुत सी चीज़ें आप कंट्रोल में रखेंगे, फ़ायदा मिलेगा आपको इस महीने में। अच्छा जी, बिजनेस कैसा एक्वेरियस आप लोगों का जून के महीने का बिजनेस? तो बिजनेस में आपको कामयाबी है, पैसे आएंगे, और अगर किसी से मीटिंग डीलिंग करें तो वाइट कलर पहन के जाइएगा, और अगर सदका करना है तो वाइट कलर का अंडे का सदका या बर्फी का सदका या दूध का कर सकते हैं। और जनाब आप लोगों की लव लाइफ जून के महीने की एक्वेरियस की कैसी नजर आती है? तो लव लाइफ में भी आपको जबरदस्त मदद है। और पाइसेस बुर्ज हो, आखिरी हॉरोस्कोप है हमारा, और जिन लोगों की 20 फरवरी था 20 मार्च डेट ऑफ बर्थ है, आबी वाटर साइन, तो पाइसिस वालों की जून के महीने की स्टोरी, पाइसिस जून के महीने की स्टोरी ऑफ द मंथ क्या नजर आती है? तो आगाज तो प्रेशर और दबाव में है, क्योंकि कंफ्यूज नजर आते हैं, काफ़ी चीज़ों का प्रेशर हो सकता है, लेकिन ये प्रेशर आप ख़त्म कर लेंगे क्योंकि आपको गुडविल पावर बहुत ज़बरदस्त है इस महीने में, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद भी है। आपको सारा कुछ पता है कि आपने कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि ये कार्ड है कामयाबी का। और प्रेशर ये नहीं कि 50-50 मामलात हैं, ये नहीं कि क्योंकि दी डेवल कार्ड आपके कामों में रुकावट भी डालेगा, तो आपने हसास तरीके से बचना है उन लोगों से जो आपके काम रोक रहे हैं, हासदीन जो आपके साथ हसद करते हैं, नेगेटिव हैं आपके इर्द गिर्द, आपकी फैमिली में ही आपको नजर आएंगे। अच्छा जनाब, आप लोगों का बिजनेस कैसा नजर आता है? आप लोगों का हाउस वालों का बिजनेस, तो बिजनेस आपका ख्वाहिशें पूरी होंगी, पैसे आएंगे, टका के आएंगे। और आप लोगों की लव लाइफ कैसी नजर आती है? लव लाइफ पाइसेस वालों की, तो लव लाइफ से मुतल्लिका गुस्सा चढ़ा हुआ है अपने महबूब पे और वो आपकी बातें नहीं मान रहा, आप प्रेशर में हैं और सोच रहे हैं कि हमने कैसे इनको ठीक करना है। जबरदस्त जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने एक सांस के अंदर बताया। दाऊद जी आपको क्रेडिट पेश करते हैं, और आपने बताया, और हर किसी हमने कुछ को डंडी मार के ना बताएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सब सितारों का मैं इक्वल चलूंगा और सबको बताऊंगा। शहरबानो पाइसेस वालों के पास बहुत ज्यादा पैसे आने वाले हैं, तो जिन जिन लोगों ने उधार लेना है वो अपने पाइसेस वालों को ढूंढ लें। हमारे प्रोड्यूसर भी पाइसेस हैं मैं भी पाइसेस हूँ, और टारस वाले जो हैं उनके तो बिजनेस बहुत आगे जाने वाले। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंतहाई अहम सेगमेंट की, क़यामे पाकिस्तान की बात करेंगे हम, कि क़यामे पाकिस्तान का इस्लामी और रूहानी पहलुओं में किस तरह से किरदार था। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और आज हम बात करेंगे तसव्वुफ़ के हवाले से। नाज़रीन, बरसगीर पाक व हिंद में कादरिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया और बिलखसूस चिश्तिया का असर व नफूस ज़्यादा मिलता है हमें, और मंजिल सबकी एक तरफ ही लेकर जाती है हमें। तो बात करेंगे आज हम नज़रियात मुल्क के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर हैं सैयद फ़हद अली काज़मी साहब। फ़हद अली काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग खैरियत से हैं? वी आर गुड, वी आर गुड। काज़मी साहब, तो आज हम रूहानियत के हवाले से बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल, कि विद इन इस्लाम रूहानियत क्या है सर? जी, थैंक्स अ लॉट जी। एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बड़ी अच्छी फीडबैक भी आ रही है। आज हमने सोचा कि हम कुछ प्रिंसिपल्ड कॉन्वर्जेशन करें कि रूहानियत इस्लाम में मौजूद है तो इसकी प्लेस क्या है। जी जी, मैं आपके सामने एक हदीस पाक रखना चाहता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा इस हदीस को जानते हैं, यूथ के लिए ख़ास तौर पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। बड़ी मशहूर हदीस है, मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है, बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। हदीस का कॉन्टेक्स्ट भी बड़ा खूबसूरत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में तशरीफ़ रखते हैं। एक ट्रैवलर, एक मुसाफिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आता है। उसका लिबास सफ़ेद है, जैसे दूध की तरह सफ़ेद, बिल्कुल प्योर पर्ल वाइट। अब उस दौर के ज़रा मदीना में जाएं, जब कोई ट्रैवलर आता होगा तो वो क्योंकि रेजिडेंट तो नहीं है, छोटी सी कम्युनिटी है, फौरी तौर पे पता चल जाता है कि ये हमारे शहर का नहीं है। और जैसे ही आप ट्रैवल करके आए हैं, आपके लिबास के ऊपर कोई गुबार, कोई मिट्टी, उसके असरात भी आपको नज़र आएंगे, क्योंकि आप रेगिस्तान में से होकर मदीना तैयबा के अंदर एंटर हो रहे हैं। सही बात है। मगर ये ट्रैवलर ऐसा है कि लिबास बिल्कुल पर्ल वाइट है, स्पॉटलेस है। साहबा ने नोटिस किया इस बात को कि ये एक अजीबोगरीब मामला होने जा रहा है। अब वो साहब जो आए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ये सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इसको रिवायत करते हैं, सैयदना अबू हुरैरा भी इसको रिवायत करते हैं। तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नी टू नी, घुटने से घुटना जोड़कर वो बैठ गए
अब ये बात भी सहाबा ने नोटिस की होगी कि सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी लिबर्टी नहीं लेते थे। सही। और फिर उन्होंने अपने हाथ भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे घुटनों के ऐसे रख लिए। अब ये पूरा स्पेक्टिकल था और सहाबा कराम आउट ऑफ रिस्पेक्ट खामोश थे, मगर ये बड़ा अहम मामला था और वो इसको विजुअलाइज और इसको देख रहे थे। सवाल हुआ, उस ट्रैवलर ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, इस्लाम क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले आपने कलमा पढ़ा, तौहीद का बयान किया और कहा कि कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये इस्लाम है। उसने कहा आप ठीक फरमाते हैं, आप ठीक कह रहे हैं। अब सहाबा ने इसको भी नोटिस किया कि जो सवाल कर रहा है बाद में एक्नॉलेज भी कर रहा है। यानी आमतौर पे तो अगर आपको नहीं पता आप सवाल करते हैं, फिर उस दर्जे की एक्नॉलेजमेंट तो आप नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लगता है कि इस शख्स को जवाब भी आता पता है। बिल्कुल। तो अब ये सारा मामला सहाबा देख रहे हैं और ये कॉन्वर्सेशन हो रही है। उसने एक अगला सवाल पूछा, उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है? पहला सवाल है इस्लाम क्या है? अब सवाल है ईमान क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान अल्लाह पर ईमान लाना, उसके मलाइका पर ईमान लाना, उसके नबियों पर ईमान लाना, वो जो पहली किताबें थी उन पर ईमान लाना, और तकदीर के हवाले से इरशाद फरमाया कि तकदीर रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है, इस पर ईमान लाना, और रोज़े क़यामत के ऊपर ईमान लाना जब हिसाब किताब होगा। बेशक। अब ये सारे एलिमेंट्स जो हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए और कहा कि ईमान ये है। उसने फिर यही कहा कि आप सही फरमा रहे हैं, यही हक है। अब सवाल हुआ, थर्ड क्वेश्चन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एहसान क्या है? एहसान हुस्न से है। किसी फिनोमिनन की सुपरलेटिव डिग्री होती है ना अरबिक में, उसको एहसान कहते हैं। यानी अगर आप कहेंगे जो मोहसिन किसी भी फिनोमिनन का टॉप टियर होता है, ऐसे ही कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो या रसूल अल्लाह, आपने इस्लाम के बारे में इरशाद फरमा दिया, आपने ईमान के बारे में इरशाद फरमा दिया, अब इस फिनोमिनन की एक्सेलेंस क्या है, इसका हुस्न क्या है, एहसान क्या है? फरमाया एहसान ये है, अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम उसको देख रहे हो। सुभान अल्लाह। और अगर इस दर्जे पर नहीं पहुंचते तो कम से कम यही शऊर बेदार हो जाए कि वो तुम्हें हर वक्त देख रहा है, ये एहसान है। और अच्छा, एक आध सवाल उन्होंने और किया और वो फिर खैर लंबी बात हो जाएगी। वो सवाल हुआ, वो डायलॉग हुआ और वो साहब चले गए। अब सहाबा के सामने एक पर्ल वाइट ट्रैवलर, स्पॉटलेस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घुटने से घुटने मिला के बैठे, सवाल जवाब, और ये भी कह रहा है, पहले सवाल पूछता है, फिर कहते हैं कि जी आप ठीक कह रहे हैं। ये सारे मामलात वो सोच रहे होंगे। सरकार दो आलम ने कुछ पॉज किया और कुछ देर बाद पूछा, मेरे सहाबियों जानते हो कि ये ट्रैवलर कौन था? आपने फरमाया या रसूलल्लाह, आप इरशाद फरमाए। कहा ये जिब्रील था जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आया था। सुभान अल्लाह। और इस हदीस को हदीस जिब्रील कहते हैं। अब अगर हदीस जिब्रील हमें समझ आए तो दीन का पूरा स्ट्रक्चर हमारे सामने खुल जाएगा। जब इस्लाम की बात हुई तो मैंने सबसे पहले अल्लाह उसके रसूल की शहादत देनी है, मैंने कलमा पढ़ना है, और मेरे पर कुछ फ़राइज़ आएंगे, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। अब नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और इस तरह के दीगर रिचुअल्स को कैसे करना है, तो एक इल्म बना और उस इल्म को हमने कहा इल्मुल फ़िक़्ह। ये फ़िक़्ह का इल्म है। सही, बिल्कुल ऐसे। और जब ईमानियात की बात हुई तो मैंने अल्लाह पर ईमान लाना है, मैंने फरिश्तों पर ईमान लाना है, मैंने कैसे ईमान लाना है? इस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो तौहीद है, इस वन्नस का मतलब क्या है, क़यामत के मामलात क्या हैं? एक नया इल्म डेवलप हुआ, इसको इल्मुल कलाम कहते हैं, इल्मुल अकीदा कहते हैं। तो वहां पर फ़िक़्ह डेवलप हुआ, फ़ुक़हा आए, यहां पर इल्मुल कलाम डेवलप हुआ, मुतकल्लिमीन आए। और जब ये कहा गया कि अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम उसको देख रहे हो, मैंने डिवाइन प्रेजेंस में इस दुनिया में हाजिर होना है। सुभान अल्लाह। तो अब मोहसिनीन आए। मोहसिन जो है पुराना नाम है, उसको मॉडर्नाइज किया गया तो वो अरबाब सूफिया बन गए और वो तसव्वुफ बन गया। अच्छा, ये दीन का स्ट्रक्चर है। अगर आप इस हदीस के ऊपर गौर करते रहें तो आपको ये समझ आएगी कि ये जो आलिम रूहानियत है और जो उलमाए रूहानियत है, उनका सारा काम ही ये है कि इंसानों का तज़किया करें, उनकी क्लेंजिंग करें,
इस दर्जे पर उनकी क्लेंजिंग करें कि वो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इस दुनिया में हाजिरी का शरफ उनको मिले। और काज़मी साहब ये इंटरप्रिटेशन तमाम फ़िक़ों में एक्सेप्टेड है? ऑफ कोर्स हमारे, और क्वाइट ऑनेस्टली जब मैं रूहानियत की बात कर रहा हूँ तो रूहानियत वाले लोगों की बात तो सुननी चाहिए ना, वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपने आप को हदीस जबरील के जरिए प्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही। और एक सवाल जो आपने अहम किया, मैं इसके ऊपर एक कमेंट करूंगा, कोई कमेंट। जी। दीन के अंदर, दीन के मामलात में मल्टीपल ताबीरात, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस एग्जिस्ट करती हैं, और वो इंटरप्रिटेशंस कहीं ना कहीं इक्वली वैलिड भी हैं। यही दीन का हुस्न है, ऐसे ही। यही दीन का हुस्न है। मैं जब एक रवायत को फॉलो करता हूं, मुझे ये हक नहीं मिलता कि मैं दूसरी रवायत को गलत कर दूं या गलत कह दूं या तकफीरी सोच के साथ मैं बढ़ूं। इसी से उम्मत मुस्लिमा को नुकसान हो रहा है। देयर आर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस बिकॉज इस्लाम इज एन ओशन। आप कैसे उसको नैरो कर सकते हैं? आप नैरो नहीं कर सकते। अच्छा, मैं एक बात और क्विकली, क्योंकि हम तसव्वुफ की बुनियादों के ऊपर बात कर रहे हैं, सूरह कहफ की जो तिलावत है, और सूरह कहफ के अंदर जनाबे मूसा अला नबी नाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनका इनकाउंटर जनाबे खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ। जी जी बिल्कुल। और वो क्या मामला है जनाबे खिज़र, और उसमें हमें कुछ चीज़ें हैं जो बताई जा रही हैं। वो क्या मामला है? जनाबे खिज़र अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं वो मेरे बंदों में से बंदा है, नंबर 1। उसके पास इल्म लदुन्नी है। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा जा रहा है। अब जब इनिशियल उनका एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है या डायलॉग होता है, तो जनाबे खिज़र कहते हैं कि आप मेरे साथ चल नहीं सकेंगे क्योंकि आप सब्र नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। आपको कुछ मामलात का पता नहीं है जो मुझे पता है, आप सब्र नहीं होगा आपसे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सब्र करने की कोशिश करूंगा। यानी रूहानी मामलात सब्र मांगते हैं, पेशेंस मांगते हैं। अब जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने बोट में सुराख कर दिया, कुरान। आज जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया, कुरान। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम एक बस्ती में गए, उन्हें खाना नहीं खिलाया गया, उन्होंने वहां पर दीवार तामीर कर दी। अब इन तीनों वाकयात पे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी एक्सटर्नल निगाहों से बर वक्त और ठीक क्रिटिसाइज कर रहे हैं एक लेवल के ऊपर कि जी ये तो कत्ल हो गया, ये तो बहुत बड़ी बात है। इन लोगों ने तो हमें कश्ती में सवार किया था, आपने सुराख कर दिया, ये क्यों किया? इन लोगों ने तो हमारी मदद नहीं की थी, हमने दीवार तामीर की तो हम इनसे मजदूरी ले लेते। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम इस नैरेटिव में अकल के दर्जे पर, रैशनैलिटी के दर्जे पे हक पे है, मगर जनाबे खिज़र के पास इल्म लदुन्नी है। और इल्म लदुन्नी जो है बियॉन्ड एक्सटर्नल सेंसेस वो देखता है। तो जब भी तसव्वुफ की बात हम करें तो हदीस जबरील सूफियों के यहाँ उसकी बेसिस है कि रूहानियत जो है वो इल्मुल एहसान है। और ये जो सूरह कहफ है ख़ास तौर के ऊपर, ये हमें बता रही है कि एक राहबर का होना इस बात में ज़रूरी है और एक पेशेंस के साथ हमने, और क्विक जो है हमने फतवाबाजी नहीं करनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका काज़मी साहब। बात करेंगे सेहत के हवाले से, और आलू बुखारा गर्मियों की ठंडी सौगात है, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना अजीम आलू बुखारे के हवाले से बात कर लें कि क्या क्या फ़वाइद हैं और कितना आलू बुखारा इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू बुखारे का जूस पी सकते हैं, नहीं पी सकते। वैसे तो हम इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें अभी तक ये अंदाज़ा नहीं कितनी नोयत में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है न्यूट्रिशनिस्ट हैं आयशा सद्दीका। वेलकम करते हैं। कैसी हैं आयशा आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आयशा, आज आलू बुखारे के फ़वाइद पे हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो बताएं हमें कितना कंज्यूम करना चाहिए, क्या क्या फ़ायदे हैं? बिल्कुल। अब कुदरत का एक बड़ा अनमोल तोहफ़ा है कि अगर हम आलू बुखारे को देखते हैं, हमारे अल्लाह ताला की तरफ से ही हमें बड़ी एक नेमत दी गई है कि हर सीज़न में उस सीज़न के अकॉर्डिंग एक फ्रूट दे दिया जाता है जो उस सीज़न में होने वाले मसाइल और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ट्रीट करने में हेल्पफुल साबित होता है। तो आलू बुखारा अभी आजकल जैसे हीट स्ट्रोक चल रही है, तो उस हवाले से एक बड़ा एक मुफीद फल है कि जैसे हीट स्ट्रोक की सिम्टम्स हैं कि सर चकराना, मतली होना या फिर पेट की रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनको ट्रीट करने में और उनको प्रिवेंट करने में बड़ा हेल्पफुल साबित होता है। अच्छा, गर्मियों में ना हमने देखा अक्सर अम्मियाँ जो हैं वो दिन में हमें पिलाती थी आलू बुखारे वाला पानी, आलू बुखारा इमली वाला। बिल्कुल, वो कैसा है? बड़ा बेहतरीन है, और एक तो आपको ये आपकी फ्लूइड इनटेक को भी बड़ा पूरा करता है। इसके अलावा इसके अंदर जो मौजूद मिनरल्स और विटामिन्स हैं वो भी आपकी काफ़ी हद तक जो है नमकियात की कमी को पूरा करने में। कहते हैं छोटे बच्चे जो हैं, पता नहीं इसमें मिथ है या ट्रूथ है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो छोटे बच्चे हैं उनको कहते हैं पिलाएं तो उनका कद लंबा होता है, इसमें कोई हकीकत है?
नहीं, कद लंबा होना या इस तरह की जो मिथ्स हैं इन पे बिलीव करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ज़्यादातर जो अगर देखा जाए तो 100% में से 70% मेरे ख्याल में आपकी जीन्स पे डिपेंड करता है कि आपकी जीन्स में जो है वो कितनी हाइट है और उसका फिर वो एक प्रोपोर्शनेट होता है, उसके मुताबिक आपकी हाइट जो है वो मैयर होती है। आयशा, आलू बुखारा के कंजम्पशन का बेस्ट टाइम क्या है और कितनी क्वांटिटी में एक टाइम पे खाना चाहिए? बिल्कुल, आलू बुखारा वैसे तो सबके लिए बहुत मुफीद है, लेकिन अगर हम डायबिटिक पेशेंट की बात करते हैं तो यूजुअली वैसे कहा जाता है कि उसमें बहुत ज़्यादा शुगर है और ऐसी चीज़ होती है कि उसकी वजह से आपको उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो अगर हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात करते हैं तो एटलीस्ट 1 to 2 मीडियम साइज़ जो आलू बुखारा है वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर एक आम बंदा जिसको कोई किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, वो एटलीस्ट 4 to 5 एट अ टाइम जो है वो उसको कंज्यूम कर सकता है। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं खाना चाहिए आलू बुखारा? आलू बुखारा या तो जिनको डायबिटीज़ है वो अगर 1 to 2 ले रहे हैं उसके आलू बुखारा, तो उससे ज़्यादा वो कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज़ मौजूद होती है जो उसकी नेचुरल शुगर होती है, वो शुगर कंटेंट आपकी जो शुगर लेवल है उसको हाई करती है। इसके अलावा जो किडनी पेशेंट्स हैं उनको इसमें एहतियात बरतनी चाहिए कि वो कम से कम कंज्यूम करें। बाकी सब लोग ले सकते हैं। और अगर इसकी टाइमिंग्स की बात करें तो बेस्ट टाइम है कि अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट लेते हैं तो वो बेहतरीन है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये भी कहा जाता है कि खाली पेट ज़्यादातर जो फ्रूट्स हैं वो नहीं कंज्यूम करने चाहिए क्योंकि शुगर लेवल कुछ फलों में बहुत ज़्यादा होता है। जी जी, तो ये सच है? जो आलू बुखारा है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि इसके अंदर उस चीज़ की जो है वो एबिलिटी कम होती है कि वो शुगर लेवल को जो है वो तेज़ी से हाई करे, तो ये आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। कुछ फ्रूट्स होते हैं कि जिनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो आपकी शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से हाई करते हैं, उन्हें नहीं कंज्यूम करना चाहिए। ओके आयशा, हम देखते हैं कि गर्मियों में आलू बुखारे की या इमली की चटनी बनाकर खिलाई जाती है, वो कैसी है, सेहत के लिए बेहतरीन है, लेकिन अगर उसके अंदर वाइट शुगर इस्तेमाल ना की जाए, उसके अंदर आप शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर आप गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वाइट शुगर के बगैर अगर आप बनाएं तो ये एक बेहतरीन चीज़ है अगर आप गर्मियों में यूज़ करते हैं तो। बहुत अच्छा, हम बिरयानी में भी आलू बुखारा डालते हैं, बस ठीक है, बेहतरीन टेस्ट जो है बड़ा जबरदस्त होता है उसका। बिल्कुल ऐसी है, उसके अंदर थोड़ा सा खट्टा मीठा सा टेस्ट आ जाता है। हाँ, खुश्क आलू बुखारा है, होता तो आलू बुखारा जी जी बिल्कुल वही होता है। लेकिन अगर हम फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट की चटनी, फ्रूट का जूस, फ्रूट रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं, हर तरह से ये बहुत मुफीद है। लेकिन कोशिश करें कि घर का बनाया हुआ जूस लें। बाहर से जो आप जूसेस वगैरह देखते हैं कि जो ओपन एयर में बन रहे होते हैं उसको अवॉइड करें, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी बैक्टीरियल जो फॉर्मेशन हो सकती है वो आपके पेट की बीमारियों का बायस बन सकती है। और ये भी बता दें खरीदते वक्त कोई इसकी भी एहतियाती तदाबीर हैं, क्योंकि हम तो वो तरबूज वाले मामले से बड़ा डरे हैं कि वो इंजेक्शन लगा के रेड किया जाता है, तो आलू बुखारे में भी कोई ऐसी आती है कोई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर हम लोग वैसे देखें कि जो हमारी जितनी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बन रही हैं उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह तो किसी हद तक यूज़ हो ही रही हैं, और पानी जो लगता है बिल्कुल ऐसी चीज़ें तो यूज़ हो रही हैं। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कोई और सोर्स है, तो हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, तो हमें किसी हद तक अगर मतलब दूसरी चीज़ें हैं जो हम लोग मैन मेड चीज़ें होती हैं उनके साथ अगर इसको कंपैरिजन करते हैं तो काफ़ी हद तक बेहतर है कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले लें, चाहे किसी भी तरीके से आपको मिल रहा है। आयशा, आलू बुखारा जो है वो जब हम खाते हैं तो जो सॉफ्ट वाला ना वो ज़्यादा मज़े का होता है, वो थोड़ा मीठा होता है, खाने का मज़ा भी। जो थोड़ा सा हार्ड होता है उसको इतना मतलब उस तरह से नहीं मज़ा आता। खट्टा भी होता है, खट्टा भी होता है, वो गले में लगता है। तो अफादियत में फ़र्क है? नहीं, ये इसके सिर्फ राइपनिंग स्टेजेस होती हैं, वो ज़्यादा राइप्ड होता है, जो मीठा होता है वो थोड़ा सा अभी राइपनिंग उसकी स्टेज चल रही होती है, जिसकी वजह से उसमें थोड़ी सी खटास रह जाती है। अदरवाइज़ उसकी अफादियत में कोई फ़र्क नहीं होता, वो दोनों सेम होता है। तो अगर हम आलू बुखारे की बात करें, दिन में कितने आलू बुखारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं? एक आम इंसान जिसको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, किसी को उसको शुगर नहीं है, किडनी रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो 4 to 5 आलू बुखारा जो है आराम से डेली कंज्यूम कर सकता है। और उसको जूस की फॉर्म में भी ले सकता है, उसको रॉ फॉर्म में भी ले सकता है। और ये ज़्यादातर लोग ठंडा करके खाते हैं, मैंने देखा है, इसको काफ़ी देर पड़ा रहने देते हैं पहले फ्रिज में। ठंडा करके ज़रा ये होता है कि आप थोड़ा इजीली खा सकते हैं, वो मज़े का भी लगता है, वरना इसमें कोई इसकी अफादियत में कोई फ़र्क नहीं आता। खाने के साथ खा सकते हैं, खाने के साथ फ्रूट्स का ये क्वालिटी होती है कि फ्रूट्स को हमेशा खाने से एटलीस्ट 10 से 15 मिनट का जो टाइम गैप है वो रख के खाना चाहिए। चलो जी, बहुत फ़ायदा ज़्यादा होता है। बहुत शुक्रिया आयशा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझा दिया कि आपने किस तरह से फल खाना है, किस तरह से नहीं। आलू बुखारा के बहुत सारे फ़वाइद हमें समझ में आए हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा जो जानकर मुझे खुशी हुई कि आप नाश्ते में खा सकते हैं। हाँ, और इसके साथ इसका जूस बनाकर भी आप पी सकते हैं, और फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। दिन में जो पिलाया जाता है पानी, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी नए मौज़ूआत के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।